हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कुंज क्लासेज में। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज आप लोग के समक्ष आज केमिस्ट्री लेकर हम आप उपस्थित हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका नाम सुन करके सभी छात्रों के चेहरों पर उदासी और मायूसी की बादल छा जाती है। तो चलिए, केमिस्ट्री आखिर इतना भास्ट होने का रीजन ये होता है कि केमिस्ट्री में हमारा बेसिक जो होता है वो कमज़ोर होता है, जिसके कारण हम केमिस्ट्री को आसानी से समझ नहीं सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री है बहुत आसान, फिर भी छात्रों को ये लगता है कि केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है। तरह तरह का उन लोग का कंप्लेन आता है कि केमिस्ट्री वो है, फलान है। लेकिन केमिस्ट्री बहुत आसान है। इसके लिए सबसे बड़े ज़रूरी है कि केमिस्ट्री का जितनी सारी बेसिक जानकारी है उसको आपको सही ढंग से जानकारी होना चाहिए। अगर हमारा बेसिक कंप्लीट होगा तभी जा करके हम केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको उदाहरण लें कि अगर जैसे मान लेते हैं हम घर बनाते हैं, घर का अगर नींव मजबूत ना हो तो उस पर बनने वाला जो मकान होगा वो भी मजबूत नहीं होगा। उसी प्रकार अगर केमिस्ट्री हमारा बेसिक मजबूत नहीं होगा तो केमिस्ट्री में तरह तरह के आपको पढ़ना है जो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप केमिस्ट्री में अगर बेसिक शुरू से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री बहुत आसान चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, आज आपको केमिस्ट्री में एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और जीरो से आपको हीरो बनाएंगे। तो चलिए, आपको हम जीरो से हीरो कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप जीरो से हीरो बनिएगा। तभी आप केमिस्ट्री में महाशक्ति के रूप में आगे निकलिएगा। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री की इस कड़ी में आपका सबसे जो बेसिक शुरू होगा वो शुरू होगा परमाणु, अणु और आयन से। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन से आपका शुरू होगा। यही हमारा केमिस्ट्री का जो सबसे अगर कोई सूक्ष्मतम अगर आधार है तो यही है, परमाणु, अणु और आयन। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि परमाणु होता क्या है। परमाणु क्या होता है, एटम्स क्या होता है, एटम्स परमाणु क्या होता है। तो चलिए, इसके बारे में देखते हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद का मानना था कि हमारा जो प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ है, कोई भी पदार्थ चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ये सबसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है जिसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु का जो शब्द होता है परमाणुस, इसको ठीक है, परमाणु। परमाणु जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परम प्लस अणु। परमाणु दो शब्दों से मिलकर बना है, परम प्लस अणु। परमाणु का संस्कृत में शब्द होता है, परम का मतलब होता है अंतिम, परम का मतलब होता है अंतिम और अणु का मतलब होता है कण। यानी किसी पदार्थ का जो सबसे अंतिम कण होता है वही परमाणु कहलाता है। ये महर्षि कणाद ने बताए हुए थे। उसी प्रकार ग्रीक दार्शनिक जो थे ना, ग्रीक दार्शनिक वो थे डेमोक्रिट्स और लूसिपस। ये दोनों थे ना ग्रीक देश का ये दार्शनिक थे। उन लोग को मानना था, इन लोग का विचार इनका मिलता जुलता विचार था। इन लोग का भी कहना था कि किसी पदार्थ का जो सबसे अंतिम कण जो होता है, सबसे छोटा कण होता है, उसी को परमाणु कहा जाता है। और इन्होंने परमाणु को ग्रीक भाषा में एटम्स कहा था, एटम्स कहा था। और इस एटम्स का मतलब होता है अविभाज्य होता है। इस एटम्स का मतलब क्या होता है, अविभाज्य होता है। ठीक है। तो डेमोक्रिट्स और लूसिपस का यह मानना हुआ था कि किसी पदार्थ का जो सबसे अंतिम कण होता है उसको एटम्स कहा जाता है और एटम्स का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है अविभाज्य होता है। तो अब इसके बाद इतना समझ लिए। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो इतना समझ गए। महर्षि कणाद ने बतलाए हुए थे कि किसी पदार्थ का जो सबसे अंतिम कण होता है उसी को परमाणु कहा जाता है। उसी प्रकार ग्रीक दार्शनिक लूसिपस और डेमोक्रिट्स का यह कहना था कि किसी भी पदार्थ का अंतिम जो कण होता है उसी को एटोमोस अर्थात उसको अविभाज्य कहा जाता है। इसी को उन लोगों ने परमाणु कहा था। अब आगे चलकर हुआ क्या, 18वीं शताब्दी में
एक इंग्लिश ब्रिटिश शिक्षक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा जॉन डाल्टन। इन्होंने ये बतलाए हुए थे, जॉन डाल्टन परमाणु के बारे में बतलाए हुए थे कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं और उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने परमाणु से संबंधित कुछ नियम बतलाए हुए थे और उस नियम को जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, चाहे जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो अब इसके बारे में देख पढ़ेंगे कि आखिर जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बतलाए हुए थे। तो इसके बारे में हम लोग इस पर एकदम बिल्कुल विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको विस्तार से। तो चलिए हम बारी बारी से इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि आखिर जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में अपने कुछ मत दिए हुए थे, वो आखिर वो मत वो विचार क्या है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर लिखा गया है। जॉन डाल्टन ने ये बतलाए हुए थे कि कोई भी जो परमाणु होता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ होता है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे अगर चीनी का कण लें, चीनी को अगर तोड़ते जाए तो सबसे सूक्ष्मतम कण मिलेगा जिसको परमाणु कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर कोई भी पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है। जॉन डाल्टन ने बतलाए हुए थे कि परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, इसको हम अलग अलग कणों में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा का बतलाए हुए थे कि परमाणु जो होता है अनस्वर होता है। परमाणु को तो हम न तो उसका निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। तीसरा का बतलाए हुए थे किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। जॉन डाल्टन साहब ने बताए हुए थे कि किसी भी तत्व के सभी परमाणु आपस में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अर्थात इनका आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण ये जो होता है एक समान होता है। जो आगे चल करके गलत साबित हुआ और इसको गलत साबित हुआ तो इसको बताएंगे क्या कि इसका असली सही रूप क्या है। चौथा बताए हुए थे विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं विभिन्न आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण वाले होते हैं। यानी कि अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु लेते हैं तो अलग अलग तत्व के जो परमाणु होंगे उनका आकार जो होगा वो भी द्रव्यमान, रासायनिक और जो होगा द्रव्यमाकार, द्रव्यमान, रासायनिक जो होगा ना गुण वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और पांचवा बताए थे दो या दो से अधिक परमाणु मिल करके ही अणु का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारे परमाणुओं को अगर इकट्ठा करते हैं तो अणु का निर्माण करता है, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। और छठा बताए थे परमाणु आपस में मिल करके यौगिक बनाते हैं। यही हमारा डाल्टन साहब का परमाणु सिद्धांत है। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद जैसे कुछ बताएं कि हमारा बेसिक है और जब एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो इसमें इसका बहुत इस्तेमाल है, तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। तो ये पांचों समझ लिए। अब देखिए इसमें का गलत क्या है। जॉन डाल्टन साहब ने बताए हुए थे कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, परमाणु अविभाज्य होता है। ये डाल्टन साहब ने बताए थे। लेकिन बाद में चल करके परमाणु को तीन भागों में तोड़ दिया गया। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन भागों में इसको तोड़ दिया गया। तो इसलिए इनका पहला मान्यता गलत हुआ। दूसरा मान्यता यह था, तीसरा, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। यानी कि किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण जो होते हैं एक समान होते हैं। लेकिन ये बात गलत है। कोई भी परमाणु जो होता है ना उसका द्रव्यमान होता है अलग अलग हो सकता है। अगर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है तो उसको समस्थानिक के नाम से जाना जाता है, आइसोटोप कहा जाता है, जो आगे वीडियो में जिक्र करेंगे। चौथा बताए हुए थे विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण वाले होते हैं। उनका कहना था कि अलग अलग तत्व जो लेते हैं ना उसका जो परमाणु होगा वो भी अलग, उस परमाणु का जो आकार होगा, द्रव्यमान होगा और रासायनिक गुण होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन बहुत ऐसे तत्व का जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान जो होता है एक समान होता है, जिसको हम लोग समभारी के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में समभारी, आइसोटॉप और आइसोबर, ठीक है, इन दोनों के बारे में अगले वीडियो में हम आप लोग को चर्चा करेंगे। तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए अब पढ़ेंगे हम
अणु के बारे में, परमाणु के बारे में तो समझ लिया, अब कुछ परमाणु के बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, तो परमाणु के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। परमाणु जो होता है वो किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। इस परमाणु का आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा है कि हम उसको अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि परमाणु के हजारों समूह का आपको दिया जाए तो आप उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये परमाणु का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो 1×10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 1×10⁻⁻, ये 5 से लेकर के -10 के बीच में होता है। ठीक है, अगर इसको हम नैनोमीटर बदल दें तो 0.1 से लेकर के 0.5 नैनोमीटर nm के बीच में इसका परमाणु का आकार होता है। अगर आपको इस पर बता दें कि अगर आपको 1 चम्मच नमक दे दिया जाए, अगर उसका परमाणु को अगर सभी विश्व के सभी लोगों को बांट दिया जाए और बोला जाए कि 1 सेकंड में सभी लोग गिनिए, 1 सेकंड में 1, तो उन लोग को 1 चम्मच चीनी का, चाहे 1 चम्मच नमक का परमाणु को गिनने में लगभग 40 लाख वर्ष लग जाएंगे। तो इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि परमाणु का जो आकार होता है वो हमारी सोच से लगभग लाखों गुना बड़ा होता है, छोटा होता है। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है अणु के बारे में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अणु होता क्या है। तो डाल्टन साहब ने बताए हुए थे कि यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है और यौगिक परमाणु कहलाता है। यौगिक परमाणु कहलाता है, यौगिक परमाणु। डाल्टन साहब ने बताए हुए थे कि किसी भी यौगिक का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसको यौगिक परमाणु या यौगिक अणु के नाम से जानते हैं। लेकिन बाद में एक इटली के वैज्ञानिक एवोगाड्रो ने इस यौगिक परमाणु जो था ना, उसको यौगिक अणु का नाम दिए। ठीक है, तो यौगिक अणु दिए, तब अणु का भी डिफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं कि अणु किसी पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वह किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है और वह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, अणु कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए कि अणु किसी पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसे ही अणु कहा जाता है। अब हम लोग अणु की विशेषता के बारे में देख लेते हैं। अभी तक आपने अणु की किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। अब देखते हैं कि अणु की क्या क्या विशेषता होता है। तो किसी भी पदार्थ के सभी अणु समान होते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं जल, तो जल H2O, यानी कि जल के जितने कण होंगे वो सभी एक समान होंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि विभिन्न पदार्थ के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हम लिख देते हैं जल और दूध, यानी कि जल का सभी अणु एक समान होंगे और दूध का सभी अणु एक समान होंगे। यानी कि जल और दूध का जो अणु जो होंगे ना, वो अलग अलग होंगे। ठीक है, यानी कि जल का अणु एक समान और दूध का अणु एक समान, लेकिन इन दोनों का अणु जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब देखिए आखिर अब अणु की विशेषता, अणु किसे कहते हैं, अणु की विशेषता समझ लिए। अब मॉलिक्यूल्स यानी अणु कितने प्रकार का होता है, अब उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल्स अणु जो होता है वो कितने उसके प्रकार होते हैं, इसको देख लेते हैं। मॉलिक्यूल जो होता है 5 प्रकार के। पहला मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो का मतलब एक होता है, मोनो यहाँ पर हम लिख देते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा की जगह पोली कर दिया गया। ठीक है, मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5 होता है। तो देखिए लिखेगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक परमाणु अणु
वैसा अणु जिसमें अणु की संख्या 1 होता है उसे एक परमाणु अणु जैसा कहा जाता है। जैसे लिखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन। इस समय देख रहे हैं ना कि हीलियम का एक परमाणु है तो इसको एक परमाणु अणु कहेंगे, नियॉन का संख्या 1 है तो एक परमाणु अणु कहेंगे, आर्गन की संख्या 1 है तो एक परमाणु अणु कहेंगे। दूसरा क्या होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई का मतलब 2, तो वैसा परमाणु वैसी परमाणु की संख्या जिसमें परमाणु की संख्या 2 होती है उसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स चाहे द्विपरमाणु अणु कहा जाता है। जैसे लिखते हैं H2O2, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के अणु की संख्या 2 है तो इसलिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड द्विपरमाणु अणु है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है इसलिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का उदाहरण है। अब इसमें देख लेते हैं, अगर हम लिखते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो अगर जैसे हम लिखते हैं H2, ठीक है, NO2, ठीक है, यानी कि इसमें देखिए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1, अर्थात इसमें टोटल कितना अणु है 3 है, यानी इसमें टोटल अणु कितना है 3 है, तो ये हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है। NO2 ऑक्सीजन की संख्या 2 है, नाइट्रोजन की संख्या 1, अर्थात इसमें टोटल परमाणु की संख्या कितना है 3 है, तो ट्राई एटॉमिक का एग्जाम्पल हुआ। चौथा दिया है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम लिखते हैं NH3, SO3, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 3 और नाइट्रोजन की संख्या 1 का टोटल अणु कितना हुआ 4 हुआ। हाइड्रोजन का अणु 3 और नाइट्रोजन का अणु 1, 3 1 4, तो इसमें 4 टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो वैसा जिसमें अणुओं की संख्या 4 होगा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल चतुष्परमाणु अणु होगा। उसी तरह से SO3, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन का अणु की संख्या 3 और सल्फर का अणु की संख्या 1, अर्थात 3 1 4, ये हमारा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का उदाहरण हुआ। अगर हम उसी तरह से लेते हैं पॉली एटॉमिक मोल्स, तो 4 से अधिक जिसमें परमाणुओं की संख्या होगा, अणुओं की संख्या होगा, उसी को बहुपरमाणु मॉलिक्यूल्स, बहुपरमाणु अणु कहते हैं। जैसे लिखते हैं C6H6O6, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है। तो इसमें देखिए कार्बन के परमाणु अणुओं की संख्या 6, हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 12, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 6, इसमें देख रहे हैं कि 4 से अधिक है, तो ये हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी बहुपरमाणु अणु का एग्जाम्पल हुआ। उसी तरह से कुछ भी ले लीजिए, चीनी का ले लेते हैं, चीनी का फार्मूला यही है, ठीक है, C12H22O11। कार्बन के अणुओं की संख्या 12, हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 22 और ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 11। तो इसमें अणुओं की संख्या 4 से अधिक है, इसलिए हमारा पॉली एटॉमिक का एग्जाम्पल हुआ। तो इसको भी आप लोग बढ़िया समझ लीजिए। आप लोग को फिर से बता रहे हैं कि जितने भी बता रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, तभी से आपका बेसिक मजबूत होगा, और उसका बेसिक मजबूत होगा तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। और यही एक चांस है आपको 0 से हीरो बनने का, तो इसको आप लोग लिख लीजिए और याद कीजिए इसको। अब देखते हैं कि अणु, परमाणु और अणु के बारे में आप लोग समझ गए। अब देखते हैं कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है। तो परमाणु जो होता है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि अणु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग कहीं लोहा रखते हैं तो लोहा को रखने पर देखिएगा उसमें जंग लग जाता है, तो जंग लग जाता है अर्थात उस लोहा पर ऑक्सीजन की परत जम जाता है, तो वो ऑक्साइड की परत होता है, तो अपने साथ किसी दूसरे को रख लेता है तो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। वहीं अगर हम सोना को ले लेते हैं, चांदी को लेते हैं, तो उस पर किसी तरह का कोई परत नहीं जमता है, उसको मुक्त अवस्था में बोला जाता है। तो परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, जबकि अणु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। परमाणु की आकृति जो होती है गोलीय होती है, परमाणु की आकृति गोलीय होती है, जबकि अणु की आकृति रैखिक कोणीय हो सकता है। परमाणुओं में कोई बंधन नहीं होता है, परमाणु के जो होते हैं उसमें कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है, जबकि अणुओं में केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन पाया जाता है। ये रासायनिक बंधन क्या होता है, चूंकि हमारा बेसिक है इसलिए भी सब लिख दे रहे हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो परमाणु में कोई बंधन नहीं होता है, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है, जबकि अणु में केमिकल बॉन्डिंग पाया जाता है। परमाणु जो होते हैं अत्यंत क्रियाशील होते हैं, केवल जो अक्रिय धातु है जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया,
ये सभी कम परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं इन सभी तत्वों को छोड़ करके, जबकि अणु जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं और परमाणु अत्यंत अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये आखिर अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, तो यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है। तो अगर ये सभी इसका जवाब यहाँ पर दे सकते हैं लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको अभी बेसिक समझा रहे हैं, इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अब बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रख लीजिए, क्योंकि आज के बाद छूटेगा तो पूरा लाइफ में छूट जाएगा। लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आपको जीरो से हीरो बनना है तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल तीसरा टॉपिक है कि आयन, आयन क्या होता है। तो कुछ ऐसे कण होते हैं जिन पर आवेश होता है, कुछ ऐसे कण होते हैं जिन पर आवेश होता है और आवेशित कणों को ही आयन कहा जाता है। ठीक है, आयन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आयन, एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। आयन दो प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन का इंग्लिश होता है कैटायन और ऋण आयन का होता है इंग्लिश एनायन। ठीक है, आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन का इंग्लिश होता है कैटायन और ऋण आयन का इंग्लिश होता है एनायन होता है। अब देखिए, धन कैटायन का जो चिन्ह होता है प्लस होता है और ऋण आयन का चिन्ह होता है वह माइनस होता है। ठीक है, तो कुछ जितने सभी धातु होते हैं, जैसे हम लेते हैं लोहा लेते हैं, फेरस ले लेते हैं, ठीक है, जिंक ले लेते हैं, ठीक है, कॉपर ले लेते हैं, इस सभी पर प्लस पाया जाता है, धन पाया जाता है। यही हमारा क्या, इन अणुओं पर, इन कणों पर क्या होता है, प्लस पाया जाता है, प्लस आवेश होता है। यही हमारा क्या होता है, धनायन होता है। अब वहीं पर ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं जिस पर माइनस होता है। ठीक है, सल्फेट लेते हैं, SO4 ले लेते हैं, इस पर डबल माइनस होता है। ठीक है, तो ये सभी जो होता है, जिस कण पर धन रहेगा उसको धनायन चाहे धनावेश, और जिस पर माइनस रहेगा उसको ऋणायन या चाहे ऋणावेश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आवेशित कणों को ही आयन कहा जाता है। आयन दो प्रकार का होता है, धनायन और ऋणायन, कैटायन और एनायन। धनायन का सिंबल प्लस होता है और ऋणायन का माइनस होता है। जिन धातुओं पर, जिन कणों पर प्लस धन होता है उसको धनायन कण, और जिस पर माइनस होता है उसको ऋणायन कण कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयन का जो डिफिनेशन था वो बेसिकली बहुत आसान भाषा में उसको आप लोग समझ लिए। तो अगर ये पढ़ने के बाद आप लोग कीजिएगा कि इसको अच्छी तरीके से इसको फेयर करके आप लोग उसको बढ़िया तरीके से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगले वीडियो में इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। अगर पिछले कंप्लीट नहीं हो तो आगे वाले जो हम पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको बढ़िया समझ लीजिएगा। और अंत में यही कहेंगे हम कि अगर आपको ये पढ़ाई आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस पढ़ाई को, इस चैनल को, चाहे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रहे कि एक लाइक और एक शेयर जो होगा आपका, एक लाइक और एक शेयर किसी भी कमज़ोर छात्रों का फ्यूचर को बदल सकता है। इसलिए आप इसको सही ढंग से सोच करके आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तब तक के लिए अभी यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो का इंतजार